ये 34 और 149 से भी क्वेश्चन बनता है। एक दो और क्वेश्चन लोगों ने भाई आपका ये बताया है कि वो बताए नहीं है सर, उसको ही बता दीजिए। डिफरेंस लोग बता रहे थे, यानी कि आपका जो आपका दुष्प्रेरण षड्यंत्र द्वारा जो दुष्प्रेरण है आपका 107 के सेकंड खंड में, और जो आपराधिक षड्यंत्र है यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी 120 ए, इसमें एक दो लोगों ने मांग किया कि अंतर लिखवा दिया जाए, तो इसको आपका एक दो दिन में हम लिखवा देंगे, क्योंकि हो सकता है कि अंतर आपका पूछा जाता है, डिफरेंस भी। और आइए आगे हम बढ़ते हैं। अभी 34 और 149 भी बताना है, यानी कि आपका कॉमन, आपका इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सामान्य उद्देश्य और नहीं, सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, और केस भी इसमें अंतर बताया गया था नानक चंद के वाद में, तो भी हम बताएंगे, अलग से भी बताया नहीं गया है। आज कुछ जो समस्यात्मक, उसको हम कुछ सेक्शन वाइज बताते हैं कि जो 160 सेक्शन तक बताया गया था, उसके बाद से जो सेक्शन है आपका बीच बीच में जो नए नए बन रहे हैं। हेलो, देखिए आपका आगे बढ़ा जाए इसमें। अब 160 के बाद आपका जो इधर से क्वेश्चन बनते हैं आपका यूपी में और तमाम राज्यों में समस्यात्मक क्वेश्चन बने हैं। और कौन कौन सी धाराओं से आपका समस्यात्मक क्वेश्चन बन सकता है, उन धाराओं को आपको देखना है। तो इसमें जो पहली धारा आप निकालेंगे वह आपका जो पूछा जाता है, इधर आपका समस्यात्मक क्वेश्चन आपका वह पूछा जाता है 174 से। वैसे आपका 174 पढ़ने से पहले कुछ धाराओं को आपको कॉन्सेप्ट बनाने के लिए हम बताते हैं। और अध्याय 10 हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि चैप्टर 10, लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के विषय में। यानी कि पब्लिक सर्वेंट ने कोई आर्डर दिया है, कोई आदेश पारित किया है, और उस आदेश का कोई व्यक्ति वायलेशन करता है, तो इसके लिए वह दंड का भागी होगा। और उसी में आपका समस्यात्मक क्वेश्चन ज़्यादा इधर बनते हैं। ज़्यादा जो समस्याएं बनी हैं समन पर बनी हैं, या लोक सेवक को सूचना देने पर, आपका तीन चार क्वेश्चन आपका इधर से मेंस में बने हैं। पहला क्वेश्चन, पहले मॉडल देख लिया जाए तब शुरू किया जाए। पहला जो मॉडल आपका बनता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सबीना, सबीना माने समन, यानी कि कॉल लेटर या बुलावा पत्र, कॉल लेटर के अनुसरण में ये एक व्यक्ति हैं जो कलकत्ता उच्च न्यायालय में हाजिर नहीं होता, यानी कि न्यायालय के आदेश का पालन न करते हुए गैर हाजिर रहता है, एक का दायित्व बताइए। ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा जो समस्या बनती है आपकी अलग धारा से, वह सूचना पर बनती है कि एक लैंडलॉर्ड है, भूस्वामी है, उसके खेत में एक व्यक्ति की हत्या की गई है, और वह पुलिस को सूचना देता है मिथ्या कि हमारे खेत में एक व्यक्ति सांप काटने से मर गया है, एक का दायित्व बताइए, यानी कि सूचनादाता की लाइबिलिटी बताइए।
ये सब समस्यात्मक क्वेश्चन है। तो भाई आपका जो सेक्शन बताया जाए, ये समस्याएं जिसमें बताएंगे, कम से कम आप उनको अंडरलाइन कर लीजिएगा, और कैसे इस समस्याओं को डील करेंगे वो तो मैं बताऊंगा। और 40-50 समस्यात्मक क्वेश्चन जो नए और पुराने आ चुके हैं और जो संभावना है उसको मैं लिखवाऊंगा भी। लेकिन सभी समस्याओं को लिखवाना संभव नहीं है। आपको तत्कालिक दिमाग लगाना ही होगा कि ये समस्या कहाँ से रिलेटेड है और ये किस धारा में जाएगी। तो देखिए, आपका पहले कंसेप्ट बना लिया जाए। जो सेक्शन 172 आपका है, ये कहता है कि समनों की तामील या अन्य कार्यवाही से बचने के लिए फरार हो जाना। यानी कि इसमें 2-3 बातें पहले जानिए। पहली बात यह है कि मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और न्यायालय ने आपका उसके खिलाफ समन निकाला, यानी कि कॉल लेटर जारी किया, और ए कॉल लेटर लेने से इनकार कर देता है, या कॉल लेटर फाड़ कर फेंक देता है, या कॉल लेटर ले लिया यानी कि समन ले लिया, कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुआ, समन में दिए गए समय के अंदर नहीं मिला, तो समन चस्पा कर दिया गया, और चस्पा जो किया गया वह फाड़ कर फेंक दिया अपने दरवाजे से, या समन उस पर रिसीव ही न हो, इस कारण से वह अपना घर छोड़कर भाग गया। तो पहला जो कंसेप्ट बनाना है कि समन लेने से डिनाई करना या समन लेने से इनकार करना दंडनीय नहीं है। लेकिन समन ले लिया, कोर्ट में नहीं आया, तब भी दंडनीय। समन उस पर रिसीव न हो इसलिए वह फरार हो गया, तब भी दंडनीय। और समन चस्पा किया गया और चस्पा करने के बाद वह फाड़ दिया उसको, तब भी दंडनीय। लेकिन समन रिसीव कर लिया, रिसीव करने के बाद वह फाड़ देता है, तो कोई दंड नहीं मिलेगा। तो फिर एक बार याद रखिए, समन रिसीव करने या लेने से इनकार करना या समन रिसीव करने के बाद उस कागज को जला देना, नष्ट कर देना, ये दोनों दंडनीय नहीं है। और अन्य चीज़ें क्या है? दंडनीय। तो इसमें पहला 272 ये बताता है कि अगर समन की तामील के लिए गया, आपका ए के घर पर पुलिस गई समन लेकर, और ए इस आशय से फरार हो गया है घर से कि समन की तामील हो ही न, तो ऐसी दशा में ए धारा 272 के तहत दंड का भागी होगा। ये क्वेश्चन आपका कम बनता है, प्री में बनता है भले। इसके बाद 173 आ जाइए। जहाँ तक 173 की बात है, आपका समन चस्पा कर दिया गया, और आप चस्पा जो किया गया है उसको आप दरवाजे पर या दीवार पर आपके, और आपने समन को फाड़ कर फेंक दिया, तब 273 के तहत आप दंड के नहीं 173 के तहत आप दंड के भागी होंगे। 174 आ जाइए। 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। यहीं से आपका मेंस में क्वेश्चन बनता है और यहीं सतर्क रहना है। पहले बेयर एक्ट की भाषा देखा जाए और उसके बाद से समस्यात्मक क्वेश्चन। देखिए समस्या क्या बनेगी, तब इसको देखिए समस्या क्या बनेगी। दोनों समस्याओं को मैं एक साथ ले रहा हूँ। पहला जो एलिस्टेशन है वह है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सबीना के पालन में उस न्यायालय के समक्ष उपसंजात यानी कि उपस्थित होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उपसंजात होने में साशय लोप करता है, तो उसके ऐसी दशा में एक के दायित्व को बताइए। ये क्वेश्चन आपका आएगा। या तो कलकत्ता उच्च न्यायालय आ जाए या जिला न्यायालय आ जाए, लिखना एक ही मॉडल से है, और ये जो सेक्शन अप्लाई होगा
174। फिर एक बार याद करिए, चाहे कलकत्ता उच्च न्यायालय आए या जिला न्यायाधीश द्वारा समन निकाला गया हो, समन रिसीव भी हो गया और रिसीव होने के बावजूद भी जो समन में समय दिया था उस समय के अंदर वह व्यक्ति जिसको समन जारी किया गया था वह हाजिर ही नहीं हुआ कोर्ट में, तो उसकी क्या लाइबिलिटी होगी। यही आपका समस्या है दोनों। देखिए इसको कैसे डील किया जाएगा। उत्तर लिखते समय आप कैसे इसको लिखेंगे ये देखिए। ये लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 174 पर आधारित है। यानी कि प्रस्तुत समस्या भारतीय दंड संहिता की धारा 174 पर आधारित है, जिसमें यह कहा गया है कि यानी कि सबसे पहले आपको बेयर एक्ट की भाषा लिखनी पड़ेगी या बेयर एक्ट की भाषा को अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। तो 174 भाई प्रयास ये करिए कि भले बेयर एक्ट याद न हो, लेकिन जिस भाषा में मैं बता रहा हूँ कम से कम उस भाषा में आप अपनी बातों को लिख सकें। तो देखिए आपका एक बार पहले बेयर एक्ट हम बताते हैं तब अपनी भाषा में। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, सूचना या आदेश या उद्घोषणा के पालन में जिसे ऐसे लोक सेवक के नाते निकालने के लिए वह वैध रूप से सक्षम हो, किसी निश्चित स्थान और स्वयं समय पर स्वयं या अभिकर्ता द्वारा हाजिर होने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए हाजिर नहीं होता, यानी कि शासय हाजिर नहीं होता, वहाँ वह दंड का भागी होगा। और यदि न्यायालय ने आदेशिका और समन इत्यादि निकाला है तब जो दंड की मात्रा होगी वह आपका सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। अब ये बेयर एक्ट की भाषा है। अब इसको देखिए कैसे आप अपनी भाषा में लिखेंगे। जो कोई किसी लोक सेवक द्वारा निकाले गए समन, आदेशिका इत्यादि के पालन में आपका स्वयं या अपने अभिकर्ता द्वारा न्यायालय में हाजिर होने के लिए आबद्ध होते हुए गैर आशय के साथ यानी कि इरादे के साथ गैर हाजिर रहता है, यानी कि हाजिर नहीं होता, ऐसा व्यक्ति धारा 174 के तहत सादा 6 माह के कारावास, जो सादा हो सकेगा यानी कि सादा कारावास 6 मास तक का या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। थोड़ा बहुत हमने बेयर एक्ट को शार्ट किया है, यानी कि बेयर एक्ट की भाषा को क्या किया है, शार्ट किया है। फिर जब बेयर एक्ट की भाषा या अपनी भाषा में आप बातों को लिख लिए तब प्रस्तुत समस्या को गवर्न करेंगे। प्रस्तुत समस्या में ए को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सबीना निकाला गया था और ए ऐसे न्यायालय द्वारा निकाले गए सबीना के अनुसरण में न्यायालय में हाजिर होने के लिए वैध रूप से बाध्य था और गैर हाजिर होता है आशय के साथ। ऐसी दशा में वह धारा 174 के तहत लाइबिल होगा, दायी होगा और दंड की मात्रा जो मिलेगी सादा कारावास 6 माह का या जुर्माना 1000 रुपये तक का या दोनों। यानी कि जो समस्या दी गई है उस समस्या को हमने कुछ नहीं किया, केवल बेयर एक्ट की भाषा में क्या किया, सेट किया और अंत में निष्कर्ष जरूर निकालिएगा। मैं फिर बता दूं, यानी कि अंत में आप निष्कर्ष लिखेंगे कि प्रस्तुत समस्या में
ए भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत दंड माने दंड का भागी होगा। आप दंड की मात्रा भी लिख सकते हैं, यानी कि ए की लाइबिलिटी क्या होगी, इस बात को हर हाल में आप निष्कर्ष में लिखेंगे समस्या के समाधान के बाद। तो ये पहला मॉडल हुआ 174 से जो पूछा जाता है, यूपी एपीओ में भी आ चुका है। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, कह सकते हैं कि आप दस्तावेज पेश करना, यानी कि 170 आपका 5 देखा जाए। वैसे 175 आपका कम पूछा गया है, लेकिन सतर्कता बरतनी है। 2 लाइन कम से कम याद रखिए। न्यायालय ने किसी व्यक्ति को, यानी कि लोक सेवक ने किसी व्यक्ति को कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है और ऐसा व्यक्ति वह दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए बाध्य होते हुए भी पेश नहीं करता, तो हाजिर नहीं होता तो 174, और दस्तावेज पेश नहीं करता तो कौन सी धारा अप्लाई होगी, 175 और 175 के तहत वह दंड का भागी होगा। अगर न्यायालय ने समन जारी किया है दस्तावेज पेश करने के लिए, तब दंड की मात्रा होगी सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। इसमें आपका समस्या दिया गया है, देखिए समस्या फिर एक बार। वह जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध हैं और वह दस्तावेज जिला न्यायालय में पेश नहीं करता, को का दायित्व बताइए। तो आपकी धारा से दायित्व निर्धारित करेंगे 175, और चूंकि कहाँ आबद्ध हैं पेश करने के लिए न्यायालय में, तो दंड की मात्रा पर भी गौर करिएगा। सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपये तक का या दोनों। इसके बाद आइए आपका आगे देखा जाए, अगला इसमें जो क्वेश्चन बनता है 177, यानी कि इधर की धाराओं में आपका 174 के बाद जो महत्वपूर्ण धारा है जहां से आपका क्वेश्चन बना भी है, वह धारा है 177, मिथ्या इत्तिला देना, यानी कि झूठी सूचना देना। यहाँ से जो क्वेश्चन का मॉडल बना है, देखिए कैसे बना है आपका। क्वेश्चन का 2 मॉडल बनता है, सतर्क रहेगा, पहले मॉडल देखा जाए। पहला जो मॉडल मेंस में बना है, अंडरलाइन कर लीजिएगा 177 को। पहला 2 मॉडल हम बता रहे हैं, तब डायरेक्ट हम बताएंगे। पहला मॉडल है कि आपका एक भूस्वामी है, यानी कि लैंडलॉर्ड है, अर्थात एक व्यक्ति भूमि का स्वामी है। वह जानता है कि उसकी भूमि में एक व्यक्ति की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस को मिथ्या सूचना देता है, झूठी सूचना देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन कि एक की लाइबिलिटी बताइए, प्रस्तुत समस्या का समाधान करिए। प्रस्तुत समस्या में ए किस अपराध के लिए दंड का भागी होगा, पहला आपका समस्या ये। दूसरी समस्या जो है ग्राम चौकीदार का है कि एक ग्राम चौकीदार आपका कुछ डकैत जा रहे हैं डकैती करने, और ग्राम चौकीदार उनकी सूचना निकटतम पुलिस थाने को नहीं देता, या जो पूरब जा रहे हैं तो नहीं देता, तब तो अलग हो गया, झूठी सूचना दिलवा जाना। यानी कि कुछ डकैत पूरब की ओर जा रहे हैं, ग्राम चौकीदार जानबूझकर पुलिस को सूचना देता है कि डकैत किधर जा रहे हैं, पश्चिम। यानी कि जानबूझकर अपराध के बारे में जो सूचना दी जा रही है, गलत सूचना, वह किसके द्वारा, ग्राम चौकीदार द्वारा। तो ग्राम चौकीदार भी धारा 177 के तहत
दंड का भागी होगा। अब इसी में आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि फॉल्स एफआईआर करा दिया गया, यानी कि दो बातें यहाँ याद रखिए। अगर ये गलत सूचना पुलिस को दिया है तो अब तो आपका 177 सेक्शन अप्लाई होगा, और अगर झूठी एफआईआर करा दिया है तो 211 धारा लागू होगी, यानी कि 211। तो पहले झूठी सूचना दिलवाया जाए और बेयर एक्ट देखा जाए, पुनः आपका समस्यात्मक क्वेश्चन। तो भूस्वामी वाला जरूर याद रखिएगा। सांप काटने से जैसे ही सांप काटना आया वैसे ही मान कर चलिए कि आप किस सेक्शन में गवर्न करेंगे उसे, 177। तो पहले 177 का बेयर एक्ट देखिए। मिथ्या इत्तिला देना यानी कि झूठी सूचना देना। देखिए बेयर एक्ट भाई, जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला माने सूचना, सत्य सूचना के रूप में ऐसी इत्तिला या सूचना देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है, तो वह दंड का भागी होगा। वह दंड जो होगा सादा कारावास 6 मास तक का या जुर्माना 1000 रुपये तक का या दोनों। और यदि ऐसा व्यक्ति जिसे जो सूचना देने के लिए बाध्य हो कोई अपराध किए जाने के विषय में हो, तो या आपका अपराध के निवारण के प्रयोजन के लिए हो या अपराधी के पकड़ने के प्रयोजन के लिए हो, तब वह भी 177 में दंड का ही भागी होगा, लेकिन दंड की मात्रा थोड़ा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और वह बढ़ेगी आपका, कह सकते हैं कि 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब देखिए पहला आपका क्या है। को एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं के अंदर एक हत्या की गई है, उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि मृत्यु सांप के काटने के परिणाम स्वरूप हुई है, तो चूंकि झूठी सूचना दिया तो ऐसा व्यक्ति 177 के तहत 177 के पहले पैराग्राफ के तहत दंड का क्या होगा, भागी। लेकिन अगर ग्राम चौकीदार हैं तो फिर याद रखिए ग्राम चौकीदार कानूनी रूप से आबद्ध है कि वह अपराध की सूचना फिर एक बार नहीं, वो तो है ही। देखिए फिर थोड़ा इधर हल्का फुल्का इधर उधर फिर एक बार देखिए। अगर ऐसी गलत सूचना, फिर एक बार देखिए, अपराध से संबंधित नहीं है बल्कि अन्य विषयों से संबंधित है, तो फर्स्ट पैरा अप्लाई होगा और ऐसी गलत सूचना देने वाला व्यक्ति आपका सादा कार सादा कारावास 6 मास तक का या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। लेकिन अगर सूचना ऑफेंस या अपराध से संबंधित है तो जो इसमें आपका पहला और दूसरा दृष्टांत दिया गया है वह दोनों दृष्टांत अपराध से ही रिलेटेड है, क्योंकि पहला दृष्टांत हत्या से है और दूसरा आपका ग्राम चौकीदार आपका माने अपराध का निवारण करना उसका कार्य है और आपका गलत सूचना देता है। तो दूसरा दृष्टांत देखिए, को जो ग्राम चौकीदार हैं यह जानते हुए कि अनजान लोगों का एक बड़ा गिरोह य के घर में व्यापारी हैं डकैती करने के लिए उसके गांव से होकर गया है और बंगाल संहिता 1821 के
रेगुलेशन 3 की धारा 7 के खंड 5 के अधीन निकटतम थाने के अफसर को उपर्युक्त घटना की इत्तला शीघ्र और ठीक समय पर देने के लिए आबद्ध होते हुए पुलिस अफसर को जानबूझकर यह मिथ्या इत्तला देता है कि संदिग्धशील लोगों का एक समूह किसी भिन्न दिशा में स्थित एक दूरस्थ स्थान पर डकैती करने के लिए गांव से होकर गया है। यानी कि डकैतों का गिरोह गया है गांव से होकर पूरब, और ग्राम चौकीदार ने पुलिस को बता दिया कि कहाँ गया है गिरोह, पश्चिम। तो ये चूंकि ग्राम चौकीदार का विधिक कर्तव्य था कि वह अपराधों के निवारण के लिए पुलिस को सूचना दे, और ग्राम चौकीदार ने सूचना दी, लेकिन क्या दे दी? मिथ्या दे दी। अपराधियों को पकड़वाने का उसका कर्तव्य भी था, अतः ग्राम चौकीदार मिथ्या इत्तला देने के जुर्म में धारा 177 के तहत दंड का क्या होगा? भागी। आइए इसके बाद जो आपका पूछा जाता है, इधर से फिर आप कुछ धाराएं छोड़ेंगे। इसके बाद आपका जो पूछा जाता है, आपका जो समस्या वह 182 निकाल लीजिए। 182 पूछा जा सकता है। 182 एक दो धारा और इधर पढ़ सकते हैं। 179 से हो सकता है पुछल्ला बन जाए, 180 से पुछल्ला बन जाए, तो जो पुछल्ला बन सकता है उसको एक एक लाइन में जरूर निपटा दिया जाए ताकि दिमाग में बैठा रहे। पुछल्ला ये बन सकता है कि ये एक लोक सेवक है, वह लोक सेवक के नाते किसी से प्रश्न पूछने के लिए कानूनन प्राधिकृत है, और जिससे प्रश्न पूछा जाना है वह व्यक्ति भी ऐसे लोक सेवक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विधि द्वारा बाध्य है, और ऐसा व्यक्ति लोक सेवक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से डिनाई करता है, इनकार करता है, तो ऐसे व्यक्ति का दायित्व बताइए। तो आपका जवाब 179 सेक्शन रहेगा कि ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा, और दंड की मात्रा कितनी होगी? सादा कारावास 6 माह या जुर्माना 1000 रुपया या दोनों। यानी कि इधर की ज़्यादा धाराओं में दंड की मात्रा आप देख रहे हैं समान है, कुछ ना आए तो ये भी लिख सकते हैं किसी धारा में कि सादा कारावास 6 माह तक का या जुर्माना 1000 रुपये तक का या दोनों। एक आप समानता देख रहे हैं कि सभी में दंड की मात्रा ज़्यादातर 90% क्या है? समान ही मिल रही है। अगला देखिए आपका 180 से क्वेश्चन बन सकता है। भाई समस्या ही चलना है इधर ज़्यादातर, वो FIR पर बन सकता है कि FIR। अब देखिए कैसे समस्या बन सकती है। ए एक व्यक्ति है जिसने कि बी के खिलाफ FIR दर्ज कराई, और पुलिस अधिकारी के द्वारा अपेक्षा किए जाने के बावजूद भी ए ने उस FIR पर न तो अपना अंगूठा चिन्ह लगाया और न ही अपना हस्ताक्षर किया। ए का दायित्व बताइए। तो आपका जवाब रहेगा कि 1 की धारा के तहत दंडनीय होगा, तो FIR पर साइन न करना IPC की धारा 180 के तहत दंडनीय है। तो इसको घर पर देख लीजिएगा डिटेल में। इसके बाद आपका 182 से क्वेश्चन समस्यात्मक बनते हैं, यानी कि आपका 182 से जो 182 में समस्याएं दी गई हैं, पहले 182 को समझिए और समस्याओं को भाई आप अंडरलाइन करते रहिए जहाँ जहाँ हम बता रहे हैं समस्याएं बनती हैं। देखिए 182 पहले बेरेक समझ लीजिए तब आपका समस्या निकाला जाए। इस आशय से मिथ्या इत्तिला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। यानी कि आपने लोक सेवक को
कोई झूठी सूचना दी, इसलिए झूठी सूचना दी कि लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग करे और दूसरे को नुकसान कारित कर दे, दूसरे को पकड़ कर जेल में डाल दे, या उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, या उसकी संपत्ति को क्या कर ले, जब। तो ऐसी दशा में फाल्स सूचना देने वाला दंड का भागी होगा। और किस धारा में? 182। देखिए क्या करके पहले बेर बता दिया जाए। जो कोई किसी लोक सेवक को कोई ऐसी इत्तला जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान या विश्वास है, इस आशय से देगा कि वह उस लोक सेवक को प्रेरित करे, या यह संभाव्य जानते हुए देगा कि वह उसको तद्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक कोई ऐसी बात करे या करने का आलोप करे जिसे वह लोक सेवक, यदि उसे उस संबंध में जिसके बारे में ऐसी इत्तला दी गई है तथ्यों को सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का आलोप न करता, या ऐसे लोक सेवक की वित्तपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिसे उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या क्षोभ हो, तो ऐसी गलत सूचना देने वाला व्यक्ति दंड का भागी होगा। फिर दंड आपका 6 माह का कारावास, किसी भी भांत का, सादा या कठोर, इसमें दोनों हो सकता है, 6 माह तक का कारावास या जुर्माना 1000 रुपये तक का, या दोनों। अब मुख्य रूप से दृष्टांतों को देखिए। एक मजिस्ट्रेट को यह इत्तला देता है कि यह एक पुलिस अफसर जो ऐसे मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ है कर्तव्य पालन में उपेक्षा या अवचार का दोषी है, और यह जानते हुए देता है कि हो सकता है मजिस्ट्रेट साहब इस सूचना के बाद उस पुलिस वाले की नौकरी खा जाए, यानी कि उस पुलिस वाले को टर्मिनेट कर दें, बर्खास्त कर दें। और ये सूचना जो दी जाती है कि पुलिस वाले ने मिसकंडक्ट किया है, ये सूचना पूरी तरह क्या है? फर्जी है, यानी कि गलत है। तो ऐसी दशा में फिर एक बार धारा 182 अप्लाई होगी, और ऐसी मिथ्या सूचना देने वाला व्यक्ति किसी भी भांत के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा। तो पहला दृष्टांत है कि मजिस्ट्रेट को सूचना दीजिए, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, कि पुलिस ने गलत काम किया है, ये झूठी सूचना दीजिए ताकि मजिस्ट्रेट साहब अपनी शक्तियों का प्रयोग आपका किसको क्षतिकारित करने के लिए करें? पुलिस वाले को। दूसरा दृष्टांत देखिए। एक लोक सेवक को यह मिथ्या इत्तला देता है कि यह के पास गुप्त स्थान में विनिषिद्ध नमक है। वह इत्तला यह जानते हुए देता है कि ऐसी इत्तला मिथ्या है, और इसके कारण भाई बी के परिसर की तलाशी ली जाएगी और बी को क्षोभ होगा। तो भाई आपका अब नमक पर कोई प्रतिबंध नहीं है। नमक पर पहले प्रतिबंध था, और प्रतिबंध नमक रखना भी दंडनीय था। वो तो महात्मा गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया, और तब जाके नमक क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो पहले नमक स्वतंत्र हुआ, उसके बाद हमारा देश स्वतंत्र हुआ। तो हर एक चीज़ के लिए मैं बता दूं, आपका लड़ाई लड़नी पड़ती है, आपका इसमें कोई शक नहीं है भाई। जैसे कि मैं फिर बता दूं, जैसे कि आपका 100 नंबर की हिंदी और 100 नंबर की इंग्लिश जे में आए, इसके लिए भी सुबह भी मैं बताया था कि इसके लिए भी लड़कों और लड़कियों ने काफ़ी आंदोलन किया था, इसमें कोई शक नहीं है। और तब जाके आपका अब सरकार ने माना है, और सरकार ने आपका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। यानी कि अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, चाहे वो आज़ादी हो या पढ़ाई हो या कुछ भी हो। आपका जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़के भी लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि अचानक 4 गुना फीस आपने बढ़ा दिया, ये तो बिल्कुल गलत है।
ये आपकी तानाशाही हम नहीं सहेंगे और गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए क्या करेंगे, आंदोलन, आपका आमरण अनशन कर दीजिए इत्यादि। तो इसी में आपका ये है कि एक लोक सेवक को मिथ्या सूचना देता है कि बी के पास प्रतिसिद्ध नमक है और इसलिए देता है कि पुलिस जाकर बी के घर की तलाशी ले और भले नमक न पाया जाए, लेकिन जब भी पुलिस पुलिस जाएगी बी के घर में तो बी को क्षोभ होगा। यानी कि अतः क्षोभित करने के इरादे से गलत सूचना लोक सेवक को दी गई है कि ताकि अन्य व्यक्ति क्षोभित हो जाए। तो की धारा में मामला आएगा 182। तीसरा देखिए, एक पुलिस जन को यह मिथ्या इत्तला देता है कि एक विशिष्ट ग्राम के पास उस पर हमला किया गया और उसे लूट लिया गया है। वह अपने पर हमलावर के रूप में किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, किंतु वह जानता है कि यह संभाव्य है कि इस इत्तला के परिणाम स्वरूप पुलिस उस ग्राम में जांच करेगी और तलाशियां लेंगी और घर घर जाकर तलाशी लेंगी कि किसके पास लूट का माल मिल जाए, और किसी के पास तो है नहीं लूट का माल, और गांव के लोग इससे क्या होंगे, क्षोभित होंगे। तो चूंकि ए ने फर्जी सूचना दी, लोक सेवक को दी, ताकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग दूसरे को हानि पहुंचाने या दूसरे को क्षोभित करने के लिए करे, तो की धारा में ऐसी सूचना देने वाले दंडित होंगे 182। इसके बाद 183, 84, 85, आप 186 भी छोड़ दीजिए। 188 पूछा जाता है कभी काल, वैसे भाई आपका इंटरव्यू में तो पूछा जाता है, लेकिन समस्यात्मक क्वेश्चन नहीं बना इस पर। आपका समस्यात्मक बन भी सही, एक समस्या दी गई है, एक आदेश जिसमें यह निर्देश है कि अमुक धार्मिक जुलूस अमुक सड़क से होकर न निकले, ऐसे लोक सेवक द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। जो ऐसा आदेश प्रख्यापित मन देने के लिए आपका विधि पूर्वक सशक्त है को उस आदेश की अवज्ञा करता है और तद्वारा बलवे का संकट कारित करता है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन में ये रहा आपका धारा 188 कि लोक सेवक ने कोई आदेश दिया और आपने उस आदेश का वायलेशन किया, तो ऐसी दशा में 188 अप्लाई होती है। इसको ज़्यादातर जोड़ा जाता है सीआरपीसी की धारा 144 से, यानी कि 144 से। अगर आपका कार्यपालक मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत जुलूस निकालने, सभा करने, एक जगह एकत्र होने इत्यादि पर रोक लगा दी है और कोई व्यक्ति धारा 144 सीआरपीसी का वायलेशन करता है, तो ऐसा व्यक्ति आईपीसी की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। तो ज़्यादातर ये धारा कोरिलेट किससे की जाती है, आपका 144। तो इधर की धाराएं जो हैं आपका माने समस्यात्मक ही क्वेश्चन आते हैं, और फिर आपका 3-4 धारा जरूर याद रखिएगा जो समस्या बताई गई है। अब आइए आपका अध्याय 11 शुरू किया जाए। जहाँ तक अध्याय 11 की बात है, अध्याय 11 में 2 क्वेश्चन आपका बनता है। देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद बन सकता है तो 1-2 समस्याएं बन सकती हैं आपका, लेकिन पहले क्वेश्चन देखा जाए। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देने को परिभाषित करते हुए मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना में अंतर बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा आपका बन सकता है कि मिथ्या साक्ष्य गढ़ना को परिभाषित करिए और मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने में अंतर बताइए। तो कम से कम 4-5 अंतर सटीक याद रखेंगे,
फिर एक बार थोड़ा भूमिका भी बना दिया जाए। मिथ्या साक्ष्य देने का मतलब ये हुआ कि आपने मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया, और गढ़ने का मतलब ये हुआ कि आपने अ, बना दिया, मिथ्या साक्ष्य रच दिया। जैसे उदाहरण, आपने फर्जी वसीयत बना दी, तो ये आपका कहा जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य आपने गढ़ा, और उसी वसीयत को जब लोक सेवक के यहाँ या कोर्ट में आपने प्रस्तुत कर दिया, तो कहा जाएगा कि मिथ्या साक्ष्य क्या किया, दिया। फिर एक बार याद रखिए, जैसे कि आपका 2-3 उदाहरण जरूर याद रखिएगा। एक तो बक्सा वाला पूछा जाता है, ए बी के बक्से में कुछ सोना रख देता है ताकि बी चोरी का माल रखने के जुर्म में दंडित किया जाए। अब ऐसी दशा में ये मिथ्या साक्ष्य दिया है कि गढ़ा है? गढ़ा है भाई। क्या किया है? मैंने ऐसी परिस्थिति कंडीशन बना देना, आपका परिस्थितियों की क्या कर देना, रचना। तो परिस्थितियों को अस्तित्व में लाना जिससे व्यक्ति भ्रम में आ जाए। तो फिर एक बार याद रखिए, धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना परिभाषित है। 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना, दोनों के लिए जो दंड है 193 में है मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ने के लिए सामान्य दंड 193 में, और इसका गंभीर रूप आपका अगली धाराओं में है 194 में इत्यादि में। तो इधर से जो आपका क्वेश्चन बनता है 191, 192, और फिर इसी में समस्यात्मक क्वेश्चन। देखिए, जो समस्याएं बनती हैं वह जरूर आप याद करके जाएंगे, प्री में भी बनती हैं और आपका मेंस में भी। एक तो शपथ पत्र पर आपका मिथ्या साक्ष्य देना, फिर आपका 192 में आपका 3 दृष्टांत हैं। वैसे पहला दृष्टांत ज़्यादा पूछा गया है, लेकिन आपका तीनों दृष्टांत पढ़कर जाएंगे। भाई चूंकि समय भी हो गया आपका, इसको कल हम बताएंगे।